नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा हैं जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में जो पहले योद्धा फंसी हैं वो है बांग्लादेशी महिला। अमरोहा की रहने वाली बांग्लादेशी महिला की सारी पोल पट्टी तब खुल गई जब बांग्लादेशी महिला ने एक पोस्ट डाला। क्या था इस पोस्ट में और कैसे भारत में दूसरी सीमा हैदर मिली है, बताएंगे आपको। फिर बात होगी दूसरे योद्धा की जो है विपक्ष। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव को एक बार फिर कटघरे में लाकर कहा कि आंगनबाड़ियों की सैलरी बढ़ाना गलत है और इस बयान का समर्थन किया है कांग्रेस के नेता ने। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है, उन्हें क्यों मिर्ची लग रही है अगर आंगनबाड़ियों को सैलरी बढ़कर मिल रही है। बताएंगे आपको ये पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह का तीसरा योद्धा है मौलाना गैंग। संभल हिंसा के दौरान मौलाना ने खूब पत्थरबाजी की, जिसके बाद अब पुलिस ने एक बार फिर उसी पत्थर से मुस्लिम समुदाय के इलाके के बीच कानून व्यवस्था की दीवार खड़ी कर दी है, यानी कि पुलिस चौकी निर्माण हुआ है, जिससे मौलाना गैंग में बौखलाहट है। बताएंगे आपको आखिर क्यों मौलाना गैंग में ये बौखलाहट नजर आ रही है। आखिर में बात करेंगे उन बदमाशों की जिन्होंने दवाई को दर्द बना दिया। कोडीन कफ सिरप पर ईडी का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। बताएंगे आपको इस छापेमारी में क्या कुछ ईडी के हाथ लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो बांग्लादेशी महिला से जुड़ी है। आपको सीमा हैदर याद होगी, वही सीमा हैदर जिसने अपने प्यार के लिए सभी सीमाएं लांघ दी थी, जिसने ना पति की परवाह की ना परिवार की और भारत में अपने प्यार के पास चली आई। और अब ऐसी एक और सीमा अमरोहा में मिली है जिसे सीमा 2.0 कहा जा रहा है। लेकिन ये सीमा पाकिस्तान की सीमा नहीं बल्कि बांग्लादेश की सीमा लांघ कर आई है। दरअसल अमरोहा के थाना मंडी धनौरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धनौरा के एक घर में राशिद अली के साथ एक बांग्लादेशी महिला रह रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की, तब सारा मामला सामने आया। शुरुआती पूछताछ में महिला रीना ने खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को स्वयं को पश्चिम बंगाल का निवासी होने की बात बताकर गुमराह करने का प्रयास किया। हालांकि महिला का ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चला। बांग्लादेशी महिला का नाम रीना बेगम है और वो ढाका जनपद के गाजीपुर की रहने वाली है। अब ऐसे में जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि रीना बेगम यूपी के अमरोहा में आई कैसे। दरअसल रीना और राशिद अली एक साथ अस्पताल में नौकरी करते थे। इसके बाद नजदीकियां बढ़ गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने 6 साल पहले सऊदी अरब में ही निकाह कर लिया। राशिद अली कई बार बांग्लादेश गया। इसके बाद राशिद और रीना टूरिस्ट वीजा से नेपाल पहुंचे और महेंद्र नगर के रास्ते बन बसा होते हुए भारत के अंदर दाखिल हो गए, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मंडी धनौरा में रहने लगे। सुनिए क्या कुछ कह रही है अमरोहा की पुलिस। कल दिनांक 11 दिसंबर को थाना मंडी धनौरा क्षेत्र में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मोहल्ला कटरा कस्बा धनौरा निवासी राशिद अली पुत्र मुन्नी खान उम्र करीब 40 वर्ष के घर पर एक बांग्लादेशी महिला रह रही है। जांच की गई तो मालूम चला कि उक्त महिला रीना बेगम पुत्री सुलेमान मियां उम्र करीब 28 वर्ष बांग्लादेश की नागरिक है, जिसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मिला। पूछताछ पर महिला द्वारा बताया गया कि महिला ने 6 वर्ष पूर्व सऊदी अरब में राशिद अली से विवाह कर लिया था, जहां पर दोनों ये अस्पताल में कार्य करते थे। उसके बाद इस वर्ष मार्च 2025 में महिला बांग्लादेश आई, जिस दौरान राशिद अली भी बांग्लादेश पहुंचा और फिर ये दोनों 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल निकल गए, जहां से ये दिनांक 9 अक्टूबर को महेंद्र नगर के रास्ते बनबसा होते हुए इन्होंने अवैध रूप से बिना किसी प्रपत्र या बिना किसी वीजा के भारत में प्रवेश किया और यहाँ ये बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए अवैध रूप से मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इस संबंध में दोनों के विरुद्ध
सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तगण पुलिस हिरासत में है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। बांग्लादेशी महिला का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है, जहां महिला ने सोशल मीडिया पर बाय बाय बांग्लादेश लिख के पोस्ट किया था और ये पोस्ट वायरल होने के बाद और बांग्लादेशी महिला की बातें सुनने के बाद अमरोहा पुलिस ने कपल को गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच में आगे क्या कुछ सामने आएगा ये अभी देखना बाकी है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो विपक्ष से जुड़ी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को अच्छा खासा वक्त हो गया है, लेकिन विपक्ष उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है जिसमें उन्हें करारी हार मिली और इसीलिए विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है। लेकिन इस बार विपक्ष इतनी बुरी तरह फंसा है कि उसके पास अब चक्रव्यूह से निकलने का कोई उपाय नहीं बचा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए बीते बिहार चुनाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और दूसरे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर कहा कि ये वोट खरीदना नहीं तो और क्या है। अखिलेश यादव के इसी तरह 10,000 की तरह 40,000 या 50,000 देने की बात पर समर्थन किया। उन्होंने कहा इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। पीएल पुनिया ने इसे बीजेपी का सत्ता हथियाने का चुनावी हथकंडा बताया और 2027 में बीजेपी की जीत के दावे पर सवाल उठाया और कहा कि जनता अब समझ चुकी है, खासकर बिहार चुनाव के बाद। कांग्रेस नेता ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और इसी तरह के अन्य कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाई गई है। अगर ये वोट खरीदना नहीं है तो क्या है। अखिलेश का समर्थन करते हुए कहा कि जब चुनाव इसी आधार पर लड़े जा रहे हैं और महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं तो हम 40,000 रुपए 50,000 रुपए देंगे। सब कुछ पारदर्शी है और उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। मैं पूरी तरह उनके साथ सहमत हूं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की ये रणनीति चुनावी फायदे के लिए है और विपक्ष इससे और मजबूत तरीके से जवाब देगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर आंगनबाड़ियों की सैलरी बढ़ने से भला विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। अगर एक कंपनी में एम्प्लॉय का इंसेंटिव होता है तो भला आंगनबाड़ियों का क्यों नहीं हो सकता। क्या वो इंसान नहीं है, क्या उनके काम की वैल्यू नहीं है। और जब सरकार उन आंगनबाड़ियों की मदद कर रही है, उनकी सैलरी बढ़ा रही है, तो दर्द विपक्ष को हो रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि वोट के लिए किया गया है। तो उनसे कोई पूछे कि जब आप हिंदू की आस्था कुचल कर बयान देते हैं तो किसके लिए करते हैं, तब आपकी तुष्टीकरण की राजनीति कहां से आ जाती है। जब से यह सवाल पूछा गया है तब से विपक्ष गायब हो गया है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो संभल से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में हिंसा प्रभावित इलाके में बुधवार को यानी कि 11 दिसंबर को नई पुलिस चौकी दीपासराय का उद्घाटन किया गया। ये चौकी ठीक उसी क्षेत्र में बनाई गई है जहां सर्वे के दौरान पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई थी और 4 लोगों की जान भी चली गई थी। दरअसल 24 नवंबर को संभल के शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर एएसआई सर्वे चल रहा था। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और स्थिति बेकाबू हो गई। हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई जबकि डीएम, एसपी सहित कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया था और इंटरनेट सेवा भी कई दिनों तक बंद हो गई थी। हिंसा के 17 दिन बाद प्रशासन ने जिस जगह सबसे ज्यादा पथराव और अराजकता हुई उसी दीपासराय मोहल्ले में स्थायी पुलिस चौकी बनाने का काम पूरा कर लिया। चौकी के उद्घाटन के दौरान प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि संभल की जनता शांति प्रिय है। कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन अब प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। दीपासराय पुलिस चौकी यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहेगी। कोई भी उपद्रव अब गलती करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बढ़ते चौथी खबर की ओर जो कफ सिरप से जुड़ी है। नशीली कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के देशव्यापी रैकेट में प्रवर्तन निदेशालय ने 12 दिसंबर को बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड में एक साथ 50 से अधिक ठिकानों पर सुबह से छापेमारी चल रही है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश
एसटीएफ, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी कि एफएसटीए और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यानी कि सीबीएन की जांच के आधार पर की जा रही है। ईडी ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का केस मानते हुए दर्ज किया है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये रैकेट सालाना 500 से 700 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा था। कोडिन सिरप को फर्जी फर्मों, बोगस बिलिंग और ई-वे बिल के जरिए नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक तस्करी की जा रही थी। पैसा हवाला, क्रिप्टो करेंसी और शेल कंपनियों के जरिए लॉन्ड्रिंग किया जा रहा था। ईडी का दावा है कि अभी तक 120 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति का पता चल पाया है, जिन्हें अटैच करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पिछले 2 महीने में 4 लाख से ज्यादा बोतलें जब्त की है और 40 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब ईडी की एंट्री से पूरा नेटवर्क बेनकाब होने की भी उम्मीद है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।